शुरू कर दें? ठीक है, मैं इधर देखूंगा, इधर सीधे बैठूं? मैं ठीक हूँ। नमस्कार। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए, जो हमारे आपके जीवन को, हमारी पृथ्वी के जीवन को, हमारे पूरे वायुमंडल और पूरे पर्यावरण को प्रभावित करता है। और आज जो हम बात करेंगे वो है कि पर्यावरण और सतत विकास के आपसी सह संबंध क्या हैं, और पर्यावरण किस तरह से सतत विकास को प्रभावित करता है, और सतत विकास की जो वर्तमान अवधारणा है, माने जिसको हम टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसकी जो वर्तमान अवधारणा है वो किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जाने माने विद्वान प्रोफेसर पीके विश्वास जी हैं, और आप पर्यावरणविद हैं और कई विश्वविद्यालयों में आपने पढ़ा है। पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में लंबे समय तक 30 साल तक आपने सेवाएं दी, और उसके बाद में चेन्नई और विदेश में भी नाइजीरिया यूनिवर्सिटी में आप जाकर डीन रहे, और वर्तमान में आप जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल में डीन हैं। तो और आपका एक लंबा अनुभव है, कार्यानुभव है, आप एक अच्छे लेखक हैं, पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं। तो आपका सर बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल सर ये है कि जो सतत विकास की अवधारणा है, वो सतत विकास की अवधारणा या टिकाऊ विकास की अवधारणा पर्यावरण से कैसे जुड़ती है, और हमारा विकास के जो मॉडल्स हैं वो किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, या पर्यावरण का भी विकास के जो वर्तमान मॉडल्स हैं उन पर किस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं? धन्यवाद राहुल जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा ये कहना है, देखिए विकास ऐसी एक चीज़ है जो एक चीज़ में निर्भरित नहीं है, ना इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एक मनुष्य के लिए एक जो विकास है, विकास का परिभाषा थोड़ा अलग है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से विकास पहले हम लोग हमेशा उसको नापते थे, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ऐसा है कि देखिए भारत में एक विडंबना है। एक तरफ से हम हर साल कुछ बिलियनियर्स हम फोर्ब्स लिस्ट में ऐड करते हैं, दूसरी तरह देखें तो हमारे अभी भी 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 7.2 जीडीपी में या 6.8 जीडीपी में जो विकास होता है वो ऑटोमेटिकली लोग के पास जाता नहीं है। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास जो एक संसाधनों जो है, माने संसाधनें हैं, उनके पास उनका पहुंच रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के पास ये एजुकेशन नहीं पहुंचता है या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचता है, होगा क्या? लोग अशिक्षित रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचेंगे तो लोग बीमार रहेंगे, जल्दी उनके मृत्यु होगी। एक समय था कि 1947 में हम जब स्वाधीनता हमको मिला, तब जो मृत्यु दर था, अभी जो मृत्यु दर में काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों के पास ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य के सारे सेवाएं उपलब्ध है। और ये सब चीज़ को आप देखेंगे, जो विकास है केवल पर कैपिटा इनकम नहीं है, खाली इनकम का नहीं है। लोगों के पास, उनके पास राइट्स है कि नहीं, उनके पास उनका जो एंटाइटलमेंट्स जो होता है उनको मिलता है कि नहीं, बहुत सारे एक्ट्स है हमारे, उसके तहत उनको सारे सुविधाएं मिलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होता है। जैसे आदिवासी बहुल इलाका है, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी विकास भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है, हम लोग उनको उन्हीं की जगह में उनको हम ऐसा कहते हैं कि वो वहाँ का विदेशी है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि आदिवासी नाम से बोलते आदिवासी, वो वहीं के ओरिजिनली इनहेबिटेंट है, वहीं के रहने वाले हैं। अब उनको यदि हम लोग जंगल की जो संसाधन है उनसे वंचित करेंगे, उनकी विकास कैसी होगा? दूसरा, आप शहरी इलाका में देखिए, जो विकास होता है, इंडस्ट्रीज होता है, आप देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है। इतना सारे प्रदूषण है कि लोग वहाँ बचना मुश्किल है। और धीरे धीरे भोपाल जो इतना सुंदर शहर था, आप देखिए आज सुबह मैं पेपर में देख रहा था कि हमारा जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, माने ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्यों हो रहा है? क्योंकि
भोपाल में 1984 में जब आया 7 लाख का पॉपुलेशन था, अभी क्या 22-25 लाख का पॉपुलेशन है। लोक संख्या बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, अनेक हम लोग बहुत सारे जगह पेड़ काट के अच्छा रोड बनाए, ठीक है रोड चाहिए, लेकिन हम ये इम्पोर्टेंट है विकास में हमने एक समन्वय रखना चाहिए। इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास जो है, और जो एनवायरमेंटल पर्यावरण, ये तीनों का जो एक समन्वय है उसको हमको बराबर मेंटेन करना चाहिए। उसके बिना असंतुलित हो जाएगा जो विकास है। और जो सतत विकास जो हम कह रहे हैं, सतत विकास का मतलब ये है, अभी जो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस, उनका जो 2030 तक हमारा एक एजेंडा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग सबको करना, सारे देश ने इसको एक एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन जैसे क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए सबके पास, भेदभाव नहीं रहना चाहिए, सबको अच्छी तरह से नौकरी मिलना चाहिए, नारी को माने उनका जो स्थान है उनको मिलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, 17 गोल है उसमें। जितने जीव जंतु उनका भी, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल और वाटर रिसोर्सेज, सबका एक संतुलन होना चाहिए। तो आप देखें एक हिसाब से एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है सभी का मूल है, उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर कंट्रोलर, सभी का की है पर्यावरण। पर्यावरण यदि ठीक नहीं रहेगा हम लोग ठीक रह ही नहीं रहेंगे। यदि एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा, पूरा विश्व की ह्यूमन काइंड जो हमारे जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर एक बड़े क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसीलिए हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को ठीक से रखें, सुधार कर रखें। और जैसे जंगल आप देखते हैं पेड़ कट रहा है, हम लोग स्मार्ट सिटी, ठीक है स्मार्ट सिटी होना भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है, किंतु उसके कारण जो जंगल हैं, पेड़ है, उसको नष्ट ना करें। हम यदि पेड़ काटते हैं उतने पेड़ उगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखा गया है पेड़ एग्रीकल्चर जैसे नहीं है, आप एक साल उगाया फिर हो गया फिर हो गया, ऐसा नहीं है। एक एक पेड़ को बहुत समय लगता है बढ़ने के लिए, मैच्योर होने के लिए। तो काट देने से खाली नहीं होता है, हमको उसी तरह कॉम्पेंसेटरी हमको एफोर्टेशन करना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या कोशिश किया है और कहाँ हमको गलतियां हैं, मैं फिर उसको थोड़ा सा उसमें रूप डालूंगा। जी डॉक्टर विश्वास, आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की, 17 गोल्स हैं जिन्हें 2030 तक हमें हासिल करना है, और एक ब्रुडलैंड कमीशन जो 1987 में बना था उसकी बात होती है। और मैं कहीं पढ़ रहा था, हमने पिछले साल महात्मा गांधी का 150वां साल मनाया था, और उनकी एक किताब है हिंद स्वराज जिसकी काफ़ी चर्चा होती है। तो हिंद स्वराज में जो गांधी ने जो कंसेप्ट्स दिए थे पर्यावरण को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के, कमोवेश वही बातें ब्रुडलैंड कमीशन ने 1987 में उनको बदल करके और उसी स्वरूप में लाने की बात भी कही है। तो हालांकि ये बात गांधी की हिंद स्वराज से निकलती है, ब्रुडलैंड कमीशन में उन बातों को अलग तरह से दोहराया जाता है, और मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल तक आकर के वो बातें फिर से कही जाती हैं एक अलग अलग रूपों में। तो कुल मिलाकर बात है पर्यावरण की रक्षा करने की, पर्यावरण को बचाने की, और साथ साथ में एक टिकाऊ विकास करने की जो लोगों को एक जीवन की गुणवत्ता बेहतर दे सके। तो इन सारी चीज़ों में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कंटेंट जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये था कि केवल मनुष्य पर्यावरण से लेगा ही नहीं, अब ये स्थिति है कि हमें पर्यावरण को देने की ज़रूरत है कि पर्यावरण को हम क्या दें। पर्यावरणीय सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, जिसको कि गांधी की हिंद स्वराज से लेकर और वो जिस ब्रुडलैंड कमीशन और अभी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तक में उसको काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया। तो इस पर पर्यावरण के लिए हमारी क्या जिम्मेवारी होगी, इसको लेकर के आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूँगा। आपने सही जिक्र किया राहुल जी। एक्चुअली एक हिसाब देखा जाए, गांधी जी जो थे सबसे मौलिक चिंताधारा उन्हीं की था। ब्रुडलैंड कमेटी 1987 में आया, लेकिन गांधी जी तो इस चीज़ को कई दिनों से बात कर रहे हैं। गांधी जी का ये कहना चाहिए था कि जब तक हम ग्राम का विकास नहीं करेंगे इंडिया का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि इंडिया लिव्स इन 600,000 विलेजेस। जब वो गाँव का, उन्होंने एक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला था कि एक गांव लोगों को ही हम लोग इसका ट्रस्टी बनाया जाए, सारे जो संसाधन हैं, ये जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, जो भी हैं, सारे जो संसाधन हैं उसके जो ट्रस्टी होंगे गांव के लोग हैं, जो कॉमन आदमी जो है।
अब उसी चीज़ को वेस्टर्न फिलोसोफर जो आगे आके बढ़ा के बात किया, 1980s में बात किया, ब्रुटलैंड का आपने जिक्र किया, उन्होंने बोला एक हम लोग सब लोग फिर ये बात करें आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सबका कॉमन फ्यूचर क्या होगा जी। क्योंकि जिस तरह से जंगल का 1980 से लेकर 1950 से 1980 तक जो हुआ है विकास के नाम स्वाधीनता के बाद हम लोगों ने काफ़ी जंगल गंवाए हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के विकास के लिए, डैम्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे जंगल्स साफ हुए हैं। तो उस समय हम लोग सब विचलित हुए कि भाई इस तरह का यदि जंगल हमारा नष्ट होगा आगे क्या होगा, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। इसको नज़र में रखते हुए उसी समय एक हम लोग बातचीत करने लगे सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। एक्चुअली अभी क्या है, सरकार अपना पूरा विश्व मिलेनियम गोल्स तक किया था, मिलेनियम गोल्स के बाद अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, MDG के बाद SDG हमने तय किया है। इसलिए तय किया कि हम लोग को पर्यावरण को रक्षा, आप जानते हैं आजकल सभी लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। पहले लोग बोलते क्लाइमेट चेंज क्या, आप देखिए सडनली बारिश हो जाता है एक जगह। अब आप देखिए लास्ट 4-5 महीना में पूरा विश्व में किस तरह का बारिश हुआ है, कहीं एकदम जोर से बारिश हो गया, कहीं एकदम बारिश नहीं हुआ। अभी भी मध्य प्रदेश में देखिए कुछ इलाका ऐसे भी है जिसमें ड्राई जोन है, अभी भी बारिश उतना नहीं हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज का ये असर ऐसी होती है कि काफ़ी विस्तार से परिवर्तन आ रहे हैं जिसको हमको नज़र में रखना जरूरी है। तो इसको हल करने के लिए 80 का दशक में हम लोगों ने सोचा एक चिपकम आंदोलन, आपने सुना, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारे लोग ऐसे कम्युनिटी लोग शुरू किया कि हम जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया, पेड़ को चिपक के उसको चिपको आंदोलन कहा गया। उसी से शुरू हुआ हमारा समथिंग कॉल्ड सामाजिक वानिकी, जो लोगों को इन्वॉल्व करो। और 1988 में सरकार ने भी एक अच्छा पॉलिसी लाया जिसमें उन्होंने बोला जंगल का सुरक्षा में रख रखाव में सारे में जंगल गांव लोगों की भागीदारी रहना जरूरी है। उसको हम लोगों ने कहा संयुक्त वन योजना, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो इसको हमने बोला। और ये आगे बढ़ के ये एक्सपेक्ट किया गया था कि कम्युनिटी को सारे राइट्स दिया जाए, बिकॉज वही लोग वही को मैनेज करते हैं। और आप देखेंगे बड़े मज़े की बात है, जहाँ जहाँ आदिवासी संप्रदाय हैं वहाँ वहाँ जंगल अच्छा है, और जहाँ जहाँ हमारे जैसे लोग रहा है वहाँ जंगल नहीं है। इसका कारण क्या है कि आदिवासी लोग काफ़ी प्रयत्न किया है, उनको जंगल उनके लिए खाली एक इकोनॉमिक संसाधन नहीं है, उनके लिए उनका पूरा कल्चरल होल लाइफ इज़ अराउंड द जंगल। जंगल से उनका पर्व होता है, उनका त्यौहार होता है, उनका सारे चीज़ उनका से एक एग्जांपल मैं दूंगा, साल फॉरेस्ट। जैसे एक साल जो पेड़ होता है, आप देखिए उसका पत्ता भी काम में आता है, उसका टिम्बर भी काम में आता है, उसका बीज भी काम होता है। और वो साल फॉरेस्ट जो है लोग उससे पूजा भी करते हैं, उससे उनका त्यौहार भी उससे जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए जंगल केवल एक इकोनॉमिक माध्यम नहीं है, उनके लिए पूरा सारा लाइफ उनके जंगल के तहत घूमता है। तो हम लोग उसको क्या है, उसको नज़रअंदाज करते हैं। हम लोग कल्चरल कंपोनेंट को जो है उनके हम समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े शिक्षित हैं, बट ये लोग शिक्षित भले ना हो, भले स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, लेकिन उनका जो आइडिया है, नॉलेज है जंगल के बारे में, उसको हमको सम्मान करना चाहिए। और वही चीज़ हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम दोबारा वहाँ वापस आएँ, है ना, वो उसे। तो जंगल का इसलिए इम्पोर्टेंट है, जंगल या पेड़ या जिसे हैं यही हमको रक्षा करेगा, यही हमारे ये जो प्रदूषण का कारण जो है, जो कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन जो एमिशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हर पूरा विश्व में हम चाहते हैं कि जंगल का सुरक्षा हो, पानी का सुरक्षा हो। ज़मीन जो जैसे आप जानते हैं पंजाब में एक ज़माना में ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा लेकिन हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया, उसके कारण अभी वो इनफर्टाइल हो गया है। तो एक हम लोग लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, माने आगे के सोच के सोचना रखना चाहिए। 10-15 साल के लिए हमारा जो योजना होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो इकोनॉमिक या सोशल जो भी है, सारे चीज़ का जो केंद्र है ये पर्यावरण ही है, पर्यावरण को ही हमको रक्षा करना है। फिर उसके आगे बढ़ के हम लोग क्या किया, जंगल सुरक्षा बोला हमने, फिर ग्रीन इंडिया मिशन किया, सब कुछ किया। लेकिन जिस तरह से प्लांटेशन होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, जिस तरह से हमको इसको सुरक्षा करना चाहिए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम पीछे हैं, अभी भी हम पीछे हैं। और हमको अभी भी जो सो कॉल्ड जो जिनको हम सोचते हैं कि अनपढ़ है, ये है, उनसे कुछ सीखना है। और वही चीज़ हमको अब भी
लकीली लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है और पर्यावरण को रक्षा करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। आप यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का देखेंगे 17 गोल में एटलीस्ट 4-5 ऐसी हैं जो कि पूरा पर्यावरण के ऊपर केंद्रित है। और उसके साथ साथ जब सतत विकास का हम काम करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन विकास जब करेंगे हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपने अभी अपनी बातचीत में जंगल की बात की और साल के पेड़ की आपने बात की। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बांधवगढ़ में था और वहाँ एक आदिवासी से बात कर रहा था, तो साल को उसने मुझे बताया और इतना बेहतरीन बताया कि ये पेड़ ऐसा है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल गढ़ा, उसके बाद भी नहीं सड़ा। माने इतनी मजबूती है इसके अंदर, और ये बात सिर्फ आदिवासी, वो आदिवासी ही जानता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो पेड़ों की कमी लगातार होना, पेड़ों का कटना लगातार, और उस सब के चलते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, वैश्विक तापमान का बढ़ने का जो मात्रा है, माने कार्बन का एमिशन लगातार बढ़ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि उस एमिशन के लिए 80% तो यही जिम्मेवार हैं कि विकास की अवधारणा ही इतनी मुश्किल है कि जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के इशू को, ग्लोबल वार्मिंग की बात को पीछे छोड़ दिया जाता है, या उस पर उस तरह से बातचीत करना जो ज़रूरी होता है आम लोगों के बीच में, वो बातचीत उतनी नहीं हो पाती है। तो प्रोफेसर विश्वास साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है वो कितना बड़ा खतरा है, और कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्सट्रीमली लोगों के लिए खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जैसे पिघल रहा है, ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये प्रेडिक्शन है कि कुछ 50 साल के बाद कुछ देश नहीं रहेंगे, कारण वो सब बह जाएंगे। ये बात सही है, और क्लाइमेट चेंज का पूरा अभी बहस करने के समय नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक्चुअली हो ही रहा है। हमको जितना जल्दी है क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसको कैसे उससे निपटना हमको ज़रूरी है, कैसे लोगों को हमारे तौर तरीका बदलें सो दैट हम लोग कम कार्बन एमिशन करें, सो दैट हमारा लाइफ थोड़ा सा सुधार हो जाए। तो इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने एक मुहिम ये किया था, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। फॉर एग्जांपल, बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक तरह का, जैसे बीच में एक मुहिम चला था सोशल फॉरेस्ट्री के नाम पे, सामाजिक, एक ही तरह का प्लांटेशन किया, यूकलिप्टस का पेड़, यूकलिप्टस लगाते गए, एकासिया लगाते गए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। हमारे जो इतना बहुत ही अच्छा था, माने डाइवर्सिटी था पेड़ पौधा का, फल का, फूल का, राइस का, वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिटी सब जगह ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये सारे चीज़ें अभी भी रक्षा करने की बात है। जो इंडिजिनस नॉलेज है, जो लोगों का जो स्थानीय नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हमको एक प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके ऊपर काफ़ी बड़ी जर से काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग जब तक ये सब नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है, हम लोग जल संरक्षण करें, उसका इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। दूसरा, पेड़ पौधा जितना है उसको रहने दीजिए, नहीं है तो हमको और करिए। जैसे हम लोग आजकल एक मुहिम चलाए अर्बन फॉरेस्ट्री, माने अभी जगह जगह में पार्क होना चाहिए, पेड़ रोड साइड प्लांटेशन होना चाहिए, अच्छे पेड़ होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, ना कि उनको कट देना चाहिए, जो हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो कर ही रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे हम लोग बहुत कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे स्मार्ट सिटी नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बट पेड़ पौधा का बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट यही जो है, इसको काउंटर करेंगे, ये जो पेड़ पौधा रहेंगे यही काउंटर करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे जहाँ जहाँ आप सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ ये आदिवासी हैं, फॉरेस्ट हैं, वहाँ लाइफस्टाइल अभी भी अच्छा है। बिल्कुल। यदि हम उस तरह का नेशनल लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में, यूरोप में, दे हैव स्पॉइल्ड द एनवायरनमेंट, यू नो, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। कंक्रीट जंगल है। अब इंडिया में जैसे गुड़गांव आप जाएंगे, देखेंगे कंक्रीट जंगल है, मतलब खाली बिल्डिंग्स एंड सीमेंट्स। इसमें से तो आपका जो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम उसके लिए अर्बन फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट या पार्क्स का, ये इसका जितना हो सके करें। हम लोग बीच बीच में प्लान करते हैं कि बहुत सारे प्लांटेशन लगाएं, हर चीज़ में हम लोग करना चाहिए। मेमोरियल प्लांटेशंस या कुछ भी है, प्लांटेशंस हमेशा करते रहे, क्योंकि पेड़ टाइम लगता है।
बढ़ने के लिए। अच्छा प्रोफेसर विश्वास साहब, मैं आपसे आखिरी में एक सवाल करना चाहूँगा और वो बड़ा ज़रूरी लगता है कि दुनिया में कुछ देश हैं ऐसे जहाँ पर कि ग्रीन मूवमेंट है, ग्रीन पार्टीज़ हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बात करते हैं, लेकिन भारत में राजनीतिक दलों के बीच में पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा नहीं बन पाता है। तो कैसे हम उसका एक पॉलिटिसाइजेशन कर सकते हैं, राजनीतिकरण कर सकते हैं, ताकि राजनीतिक भी उस चीज़ को समझें और एक पर्यावरणीय सुरक्षा के वादे के साथ में उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हुए उसके वादे के साथ में लोगों के बीच में आए। तो ये मैं आपसे जानना आपने चाहूँगा। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, ये वाकई सच है। कई सारे कंट्री आप देखिए, वो ग्रेटा जो एक लड़की थी जर्मन ग्रेटा की, थनबर्ग, हाँ, वो उठाई कैसे क्लाइमेट चेंज का ऊपर की इशू उठाई। जी जी ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जी। बहुत काम किए हैं, बिल्कुल किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे जो हैं अभी ग्रीन एजेंडा मेन एजेंडा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी सभी लोग बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का बात करते हैं, इंडस्ट्री का बात करते हैं, बहुत सारे बाकी सारी चीज़ें बात करते हैं, लेकिन ग्रीन एजेंडा अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा एजेंडा नहीं होता है। जबकि भारत जैसे देश के लिए अब बहुत सारे जहाँ गरीब लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होंगे और होते हैं, तो एक ग्रीन एजेंडा पॉलिटिक्स में नहीं है, जिसको कि मेरे हिसाब से सारे पॉलिटिकल पार्टी इसको अपना लेना चाहिए और इसी ऊपर एक्चुअली डिबेट होना चाहिए, उसके ऊपर फाइट होना चाहिए और लोगों भी उसमें जागरूक होते हुए जो ग्रीन एजेंडा रख के फाइट करेंगे उनको हमको वोट देना चाहिए। लेकिन ये वो जागरूक थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ अच्छा हुआ है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोग स्कूल में भी शुरू किया है, लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल टू हायर एजुकेशन सब जगह एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्लियामेंट में भी इनको पार्लियामेंटेरियंस को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है कि क्यों ग्रीन एजेंडा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी, तो बस आखिरी में आप कोई और मैसेज देना चाहें, कुछ बात रखना चाहें, विशेष तौर पर पर्यावरणीय साक्षरता को लेकर, माने एनवायरमेंटल लिटरेसी, जैसे आपने स्कूल का बताया कि वहाँ ज़रूरी है, पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के बात की जानी चाहिए, लेकिन जो हमारी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में जो तमाम सारे चीज़ों का हम, जैसे कारों का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और एसी का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लेकर के कैसे हम लोगों के बीच में थोड़ी बात रख सकते हैं? मेरे ख्याल से जैसे हम लोग आजकल 2-3 चीज़ें बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, बाकी लिटरेसी का बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर स्टेज में हमको करना पड़ेगा और स्कूल से, कॉलेज से, MLAs, MP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ये विश्व में जो है प्रॉब्लम ही होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने बताया और ये आप भी बोल रहे हैं और हम सारे लोग भी इस बात को समझते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना ये केवल आज की बात नहीं है, बल्कि भारत में शुरू से ही, मतलब आदिकाल से ही अगर हम बात करें तो हमारे वेदों की अगर बात करें, रामायण की बात करें और दूसरे तमाम धार्मिक महाग्रंथों की बात करें, उनमें केवल मनुष्य की ही बात नहीं है, बल्कि पर्यावरण के अलग अलग रूपों में अलग अलग जीव जंतुओं की बात है, फूलों की बात है, पेड़ों की बात है। तो ये सारी बातें, तो ये मिलकर के जो भारत का निर्माण है वो सब चीज़ से मिलकर के हुआ है, सारी विविधताओं, जैसा प्रोफेसर विश्वास साहब ने भी कहा कि विविधता इस देश की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो चावल से लेकर, पेड़ के पत्तों से लेकर और तमाम सारी चीज़ों से लेकर के अब यहाँ तक आ गई कि विविधता के लिए हमें कुछ इस तरह से चर्चाएं करनी पड़ रही हैं, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है कि हम अपनी विविधताओं को कैसे स्थापित रख पाएंगे, कैसे उनको बरकरार रख पाएंगे। सो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर विश्वास साहब का, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में बताई और दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि आप इन जो बातें प्रोफेसर विश्वास ने बताई हैं, एक पर्यावरणीय चेतना की बात जो आपने की है, पर्यावरणीय साक्षरता की जो बात की है और अपने जीवन में मूलभूत बदलावों की और पेड़ों के प्रति हमारे आकर्षण को बनाए रखने, पेड़ों के प्रति हमारे समर्पण को बनाए रखने की जो बात आपने की है, उसको हम अपने ज़िंदगी में उतार पाएंगे और पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माने टिकाऊ विकास को एक बेहतर सामंजस्य हम बना पाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विश्वास साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।